हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीनेजर क्लासेस। आज हम फिर से 2 मंथ्स कम बैक हुआ है मेरा फिर से। और आज क्लास 8th का हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत डिमांड आई थी कि सर क्लास 10th का ही वीडियो बनाते हो तो क्लास 8th का एक वीडियो और बनाइए। तो आज हम क्लास 8th क्लास का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक देखते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा और चैप्टर का नाम भी यही है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा एल्जेब्रिक चीजें देखनी पड़ेगी। एल्जेब्रिक चीजों में हमारे कुछ वेरिएबल्स आते हैं जैसे एक्स वाई जेड, और कुछ कांस्टेंट टर्म्स है हमारी 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक में क्या चीजें। तो देखो, मैं डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करने हैं और टॉपिक निकालना है, तो क्लास 8 का है ही, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं क्लास 8, ठीक है, क्लास 8। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी बुक में 8th एक्सरसाइज है या 7 है 9th है, क्योंकि कोर्स काफी 30% कट गया है इस वजह से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, मोनोनोमियल और बाइनोमियल, और थर्ड नंबर का आता है हमारा ट्राइनोमियल। मोनोमियल को सिंपली समझे हम कि इसमें सिंगल टर्म आएगी। सिंगल टर्म का मतलब जैसे आपको 4x दे दिया या 6x² दे दिया या 10x³ दे दिया, कोई भी एक सिंगल टर्म आएगी। बाइनोमियल में हम बात करें तो इसमें 2 टर्म्स आएंगी। 2 टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल को हम बोलेंगे 3 टर्म। 2 टर्म का मतलब जैसे 6x प्लस 10x²। 3 टर्म्स का मतलब 4x प्लस 10x² प्लस 5x³। तो इस तरह की 3 टर्म्स हमको दिखेंगी तो हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा। यदि 2 टर्म्स दिखेगी तो बाइनोमियल, और सिंगल टर्म दिखेगी तब हमारा क्या कहलाएगा? वो मोनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये तीनों किससे मिलकर बनते हैं? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या है सर? 2 से अधिक या 3 से अधिक होते हैं, हम इसको क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। जैसे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे 4x प्लस 10x² प्लस 6x³ प्लस 10x की पावर 4 प्लस 9x की पावर। अब ये क्या कहलाएगा? हमारा मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या फिर और कुछ है? सर जब 3 से ज्यादा टर्म्स आ रही तो ऑब्वियसली बात है, ना तो ये मोनोमियल रहा, ना ये बाइनोमियल रहा, ना ट्राइनोमियल रहा, ये क्या रहा? हमारा पॉलिनोमियल रहा। क्या रहा? पॉलिनोमियल। तो यदि ये समझ में आ गया तो थोड़ी बहुत चीजें हम आगे की देखते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं सिंपली। जैसे मैंने कोई टर्म लिखी 6x², ये कोई टर्म लिखी। अब 6x² में ये हमारा वेरिएबल है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। जो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई रहता है, जो भी अंक, वो हमारा क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा 2x, तो मैं बोलूं यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। जैसे इस क्वेश्चन में देखते, इसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगी। x का कोफिशिएंट 4, x² का कोफिशिएंट 10, x³ का 6, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 10, और x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 9, जो मल्टीप्लाई। अब जैसे सर सिंगल x होता तो अब इसके आगे कोई संख्या नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोफिशिएंट 0 है। इसका कोफिशिएंट क्या मानेंगे अब अपन? 1, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यदि इसका 0 हुआ कोफिशिएंट तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो तो पूरा नंबर ही क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। इसलिए हम क्या मानेंगे यहाँ पे? ये क्या है एक्चुअल में? क्या शो कर रहा है हमको? 1 कोफिशिएंट, ठीक है। इतना क्लियर होने के बाद फिर हम कुछ मल्टीपल की चीजें, एडिशन की चीजें ये देखते हैं। देखो आपके क्लास 8 की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कुछ एडिशन दे रखे हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशंस दे रखे हैं। तो एक बार हम इनको देखते हैं कि कैसे कैसे हैं। देखिए देखो, एडिशन को समझने के लिए आपकी बुक में एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड दे रखा है और एक कॉलम मेथड। देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूं, जैसे ऐड करना है कोई चीज को, तो
आपको कोई ऐड करने के लिए दिया, कहा 6x प्लस 10x², ये एक पार्ट हो गया। दूसरा आपको कॉमन लगा के कहा उसने 4x प्लस 5x², इन दोनों को आपको बोला है कि इन दोनों को ऐड करना है। तो पहला मेथड तो हमारा आता है हॉरिजॉन्टल मेथड, जो आपकी बुक में दे रखा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक तरीके से क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है जो एक्स अक्ष के अनुदिश हो। जैसे ये हमारी एक्स अक्ष होती है माइनस में, और ये हमारी वाई, और ये माइनस की वाई, जो बिल्कुल सीधी हुई रहती है, मतलब सीधे यदि हम किसी चीज को जोड़े, है ना, बिल्कुल सीधे, तो वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है। और जो खड़ी हुई लाइन रहती है, खड़े रूप में अपन जोड़े, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। जैसे आपको एग्जांपल से समझ में आ गया, जैसे मैंने ये दिया, तो 6x प्लस के 10x², ये एक टर्म होगी हमारी। अब इसको प्लस करना है किसके साथ में, इसके साथ में, तो 4x प्लस के 5x²। अब एक चीज ये सबसे पहले देखनी है आपको कि कैसे ये ऐड होंगे, कैसे जोड़ना है इनको। जो सिंगल टर्म है जिनके ऊपर पावर एक है, तो वो सेम पावर की जो टर्म्स है वो ही जुड़ती है। जैसे 6x जो है वो इस 4x से ही जुड़ेगा, ना कि 5 से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी पावर एक है, इसके ऊपर भी पावर एक है, तो 6 और 4 ये क्या हो गए हमारे 10x प्लस। अब इसकी पावर और इसकी पावर, ये दोनों की पावर क्या है बेटा यहाँ पे, सेम। तो 10 और 5 क्या हो गया हमारे 15, और ये बात साथ में क्या लग रहा है x²। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब कॉलम मेथड क्या होता है सर, देखिए कॉलम मेथड जो होता है, कॉलम मेथड को हम बोलते हैं, जैसे ये टर्म हमने लिखी 6x प्लस 10x²। अब इसके साथ में इस टर्म को लिखो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस टर्म को इस तरीके से इसके नीचे लिखना है कि इनकी जो एक्सपोनेंट पावर है, एक्सपोनेंट पावर का मतलब है जो एक्स की घात है या पावर है, वो हमारे बराबर वाले टर्म्स के नीचे जमानी। जैसे इस 6x के नीचे क्या आएगा, सिर्फ 4x आएगा, और x² की टर्म के नीचे x² वाली टर्म आएगी, तो कितना है 5x² है। अब साइन देख लेना, दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है। अब कई बच्चे सोचते होंगे स्टूडेंट कि सर इसमें तो प्लस दिखा, तो ये प्लस 5x है, लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे। देखो जब साइन नहीं होता तब वो ऑटोमेटिक क्या होता है, प्लस होता है। हाँ, यहाँ यदि कोई साइन दे रखा होता तब नेगेटिव होता। अब प्लस कर लेते हैं, तो 10 और 5 प्लस के 15x², और 6 और 4 10x। तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा, है ना, आंसर दोनों में सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉलम मेथड है हॉरिजॉन्टल मेथड है। लेकिन ये बुक के हिसाब से आपको मेथड दे रखे। यदि क्वेश्चन आता है इसी प्रकार का कि इनको ऐड करना है, क्या करना है, इनको ऐड करना है, लेकिन आपको कॉलम मेथड से, तो आपको इस तरीके से ऐड करना है। और यदि हॉरिजॉन्टल मेथड है तो सामने इनको बिल्कुल आप ऐसा समझ लो, एक्स एक्सिस तो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, और खड़ी वाली जो एक्स एक्सिस है, मतलब एक के नीचे एक को जोड़ेंगे, तो वो कौन सी जाएगी, कॉलम मेथड। हो सकता है यहाँ पे आपको तीसरी टर्म दे देता कोई, जैसे 9x³ प्लस 10x⁴। तो सर अब इसको कैसे ऐड करते हैं, जैसे इन तीनों को, बहुत सिंपल है। इसके नीचे जो आते वो एक भी टर्म नहीं आती इन दोनों के नीचे कॉलम मेथड में। क्यों नहीं आती? क्योंकि दोनों की x और x² की पावर में कोई टर्म है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड में लिखते, और ये किसी से ऐड भी नहीं होती। देखो इनसे ऐड हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की पावर जो है ना x में पावर जो है वो सेम थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ पर तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x है, तो ये दोनों जुड़ सकते हैं। इसमें x की पावर कितनी, 2, इसमें x की पावर कितनी, 2, तो ये भी दोनों जुड़ सकते हैं। लेकिन x की पावर 3 और x की पावर 4 की कोई टर्म है ही नहीं, तो ये जुड़ेगा कैसे, नहीं जुड़ सकता। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं डील, अब हम देखते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। यहां पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, ऐड द फॉलोइंग, ऐड। ये सपोज करो ये क्वेश्चन आया हमारी 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और अब इसको ऐड करना है। अब अपन से ना हॉरिजॉन्टल मेथड की बोला है उसने, ना अपन को कॉलम मेथड की बोला है, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी भी ऐसा हो ना, तो आप इनको क्या लिखो, ब्रैकेट में लिख लो, ए बी माइनस के बी सी, फिर प्लस का साइन, फिर इनको उतार दो, बी सी मल्टी माइनस सी ए, फिर प्लस का साइन, सी ए माइनस का ए बी, ब्रैकेट में रख लिया। अब इनका ब्रैकेट खोल लो, ए बी माइनस बी सी, मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, ऐसे कैसे लिख रहा हूं, प्लस बी सी माइनस का सी ए प्लस सी ए माइनस का ए बी। अब मुझे बताओ इनको जोड़ना है, तो प्लस का ए बी, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, प्लस का ए बी। ए बी देखो कहीं है क्या, हाँ है सर,
लेकिन ये प्लस का ए बी और ये माइनस का ए बी, जब कोई चीज जैसे मान के चलो प्लस का एक्स है और माइनस का एक्स है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्या आएगी? जीरो। तो उसी तरीके से सेम चीज, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कट गया, मतलब जीरो हो गया। माइनस का बी सी और प्लस का बी सी, ये भी कट गया सर। माइनस का सी ए प्लस का सी ए, ये कट गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? जब सारी चीजें एक प्लस की दूसरी माइनस की है तो सबको जोड़ा हमने, तो सब एक चीज से कट गई, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जीरो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। सेकंड क्वेश्चन देखो, a माइनस बी प्लस ए बी, ये पूरी पूरी टर्म कैसे कैसे रख दिया, फिर कॉमा लग रहा है जिसमें आगे प्लस का साइन, क्योंकि प्लस कर रहे हैं अपन को, तो जो जो कॉमा वाली टर्म से, मतलब एक टर्म दो टर्म तीनों टर्म को ऐड करना है, तो ऐसे कैसे रख दिया। फिर b माइनस सी प्लस के बी सी, फिर प्लस साइन, कॉमा की जगह प्लस सी माइनस ए प्लस के ए सी। वही कंसेप्ट, एक एक चीज को देखते चलो। प्लस ए से जुड़ेगा तो प्लस ए, देखो एक तो ये रहा, इसके बाद कहा है ये रहा, लेकिन यहां पर प्लस ए यहां पर माइनस ए, तो ये होगा कट जाएगा। इसके बाद माइनस बी तो प्लस बी, ये कट गया एज इट इज। माइनस बी और माइनस बी, जैसे सपोज करो माइनस का एक्स और माइनस का एक्स होता तो आंसर क्या आता? माइनस का 2x। ये कंसेप्ट को याद रखो आप, जब साइन सेम होते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का ही आता है। तो यहां पर माइनस बी और ये प्लस बी, तो इसलिए कटे। यदि ये माइनस बी होता और ये भी माइनस बी, तो कटते नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते। माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाता है? माइनस के 2b। प्लस का ए बी किसी से जुड़ेगा क्या? नहीं, कोई भी नहीं है इसके साथी वाला, कोई भी नहीं है, तो ए बी का ए बी। आगे देखो माइनस सी, ये प्लस का सी कट गया, कोई नहीं। बी सी के साथ कोई जुड़ेगा क्या? अच्छा सर ये नहीं जुड़ सकते क्या? नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि बी और सी ही वाली टर्म होनी चाहिए, सेम टर्म ही जुड़ सकती है, तो प्लस के बी सी ये नहीं जुड़ सकता, और ए सी तो अकेला है ही, इसका साथी वाला कोई है नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है। इसको कैसे करेंगे? देखिए ऐड करेंगे, जहां जहां कॉमा वहां पर प्लस लगाना। देखो टर्म कितनी, पहले तो ये देखो एक टर्म है ये पूरी, दूसरी टर्म ये है। सर ये क्यों, ये ऐसे अलग अलग क्यों नहीं लिया आपने? पूरी को एक क्यों लिया? देखिए यहां पर कॉमा लग रहा है शुरू से लेकर यहां तक, तो इसका मतलब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो दो ही टर्म जोड़ना है। तो अपन फिर से लिख देते हैं 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस का 4, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और ये ऐसे कैसे पूरा लिख दो 5 प्लस के 7pq माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पहले इसको देखो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये वाली टर्म कहीं है क्या इसमें? है, ये रहा सर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आगे पी स्क्वायर। अब दो है ना, ये प्लस के दो है, तो प्लस के तो दो और माइनस के तीन। जैसे सपोज करो प्लस के दो और माइनस के तीन कितना होता है? दो में से जब तीन को घटाते हैं तो क्या बचता है? एक। लेकिन बेटा साइन किसका बड़ा है? माइनस का साइन बड़ा, तो माइनस का एक। तो आपका यहां पर 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस के 3, तो क्या बचेगा? माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब PQ वाला देखो, कोफिशिएंट को मत देखना, सिर्फ किसको देखना? वेरिएबल को। तो PQ जैसी टर्म है क्या कोई? हाँ सर ये PQ वाली टर्म। तो तीन तो माइनस के PQ और प्लस के 7, तो आप इधर साइड में देख लो, माइनस के 3 और प्लस के 7, बड़ी संख्या कौन सी? प्लस की, तो 7 में 3 घटाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? प्लस के 4, और साथ में क्या आ जाएगा? जो इसका कोफिशिएंट मतलब इसका वेरिएबल है कितना है? PQ आ गया। अब ये कांस्टेंट टर्म है 4 और ये भी कांस्टेंट है 5 और 4 प्लस 9, तो अब देखना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कंप्लीट, अपना आंसर भी आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन। अब क्या और जुड़ सकते हैं कि? देखो जुड़ नहीं सकते, ये क्यों नहीं जुड़ सकते? क्योंकि इसके ऊपर देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसकी ऐसी टर्म कहीं है क्या? इसमें नहीं है। पी और क्यू वाली टर्म है क्या? नहीं है, तो आपका आंसर यहीं तक ही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसको जोड़ना है। टर्म्स देखो 1 2 3, ये पूरी 4, क्यों? कॉमा जहां जहां लग रहा है वहां तक है। सीधे सीधे लिख लो इनको, एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2lm प्लस के 2mn प्लस के 2nl। देखो थोड़ा फास्ट चलते हैं, काफी लंबी एक्सरसाइज भी है और फिर छोटे छोटे अपन में करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में हमारी 8 एक्सरसाइज आ जाए, चाहे 1 घंटे का वीडियो हो, लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत रहेगी। देखिए एल स्क्वायर कहीं है क्या? देखो जल्दी से, ये रहा सा एल स्क्वायर, और कहीं है क्या? नहीं है, सिर्फ दो ही एल स्क्वायर, तो एक एल स्क्वायर कितने जाएंगे? 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर कितने? 1 2, तो 2m स्क्वायर। एन स्क्वायर कितने? 1 2, तो 2n स्क्वायर प्लस
lm वाली टर्म है क्या? नहीं है, तो ऐसे कैसे आ जाए 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। और कुछ जुड़ रहा है? कुछ भी नहीं जुड़ रहा। आप चाहो तो इसमें से दो 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 सब में से दो कॉमन आ रहा है, तो या तो दो अलग से लिख लो, दो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर प्लस के एल एम प्लस के एम एन प्लस के एन एल। इसका मतलब क्या हुआ सर? कॉमन का मतलब ये है कि इन सब में जब दो आ रहा है कॉमन, तो हमने इसको बाहर रख लिया और पूरी चीज को ऐसे कैसे लिख दिया, सब में से दो दो हटा दिया एक तरीके से। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, हमने पूरी इक्वेशन में जब दो कॉमन लिया तो सब में भाग लग गया दो का। ठीक है, आगे नेक्स्ट। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम इसमें से। देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब एक चीज देख लेना, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, जैसे अपन बोलते हैं कि 20 सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 50। इसका मतलब क्या है? 20 माइनस 50 नहीं है, 20 माइनस 50 नहीं, ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है 20 को किसमें से? 50 में। फ्रॉम का मतलब होता है इसको आगे रखना है फिर इसको माइनस करना है। तो सेम क्वेश्चन ये सब्ट्रैक्ट इसको करना है, मतलब माइनस इसको करना है किसमें से? इसमें से। तो आगे वाली टर्म कौन सी होगी? ये वाली। तो मैं पहले कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल मेथड से, है ना। इसमें पर्सनली किसी भी मेथड से करो, कोई मनादी नहीं है, नंबर किसी से नहीं कटेंगे। मैं दोनों मेथड से करके बता देता हूं एक बार इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक बार देखिए हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे करेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये पूरी सेकंड टर्म है, तो जब भी फ्रॉम लगा रहे तो फ्रॉम के अगले वाला टर्म को सबसे पहले रखना है। जैसे 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3, ये एक टर्म है। अब क्योंकि जो फ्रॉम वाला पार्ट होता है ना उसको आगे रखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है? इसको। तो माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस। तो हमने माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगाओ 4a माइनस का 7ab प्लस का 3b प्लस का 12। देखिए फिर से स्टूडेंट्स मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको सब्ट्रैक्ट इसको करना है किसमें से? इसमें से। तो ये वाली टर्म हमने यहां रख ली और सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? माइनस। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड करा तो जहां जहां पर कॉमा आ रहा था, कॉमा लग रहा था टर्म्स के बीच में, वहां पर हमने प्लस लगाया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन तो हमने सब्ट्रैक्ट लगा दिया। ठीक है, अब ये टर्म हमने ऐसे कैसे रख दी? ये कौन सा मेथड चल रहा है? हॉरिजॉन्टल। अब ब्रैकेट खोलो, तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर भी क्या प्लस ही है। तो 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। लेकिन अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी 4a से पहले क्या है? प्लस ये, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 4a, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस के 7ab, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3b, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12। सेम सेम टर्म देख लो, ए वाली टर्म 12a 4a और कोई सी नहीं है, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितने? 8a 8a 9ab और 7ab। लेकिन ये देखो माइनस का 9 है और प्लस का 7, जब आप माइनस के 9 और प्लस के 7 को रखते हो तो कितना आता है? माइनस का 2, यही आता है। तो यहाँ पर माइनस का 2 तो ये रह गया, और जो इसके बाद वाला वेरिएबल है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 5b और b वाली टर्म देखो, ये तो प्लस के तो 5 है, माइनस के 3 है, तो प्लस के 2b। अब कौन सी रहेगी टर्म? ये वाली रहेगी और ये वाली। तो दोनों माइनस में है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जब दो चीज माइनस में होती है तो वो आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस 3 और माइनस 12 कितना आएगा? माइनस का 15। तो अब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एज इट इज अपना आंसर आ चुका है। क्योंकि ए जो टर्म है किसी से दोबारा नहीं आ रहा, ए भी किसी में नहीं आ रहा, बी किसी में नहीं आ रहा, और जो कांस्टेंट टर्म है ये अकेले, तो अपना आंसर यही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर ही? आगे नेक्स्ट ब्रैकेट में रखो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। माइनस माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये वाली टर्म को ऐसे कैसे लिख लो? 3xy प्लस 5yz माइनस का 7zx, यही शायद देख लेना एक बार, है ना। ठीक है, यही टर्म है। ठीक है, अब इसको खोलते हैं तो 5xy माइनस का 2yz, इसको एज इट इज उतारेंगे क्योंकि यहां पर प्लस साइन है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के 2zx प्लस के 10xyz, इधर माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 3xy, फिर माइनस इसको माइनस करेंगे माइनस के 5yz, फिर माइनस प्लस के 7zx। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो xy वाली टर्म देखो, xy हाँ ये रहा।
अब एक्स वाई टर्म तो मिल गई, ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, जो भी होगा इन दोनों के बीच होगा। अब यहां ध्यान रखना कि प्लस के 5 है माइनस के 3 है, तो क्या बन जाएंगे 2xy। वाई जेड वाली टर्म देखो, वाई जेड वाई जेड वाई जेड, ये तो माइनस के 2 और माइनस के 5, तो माइनस के 7 वाई जेड। ठीक है, जेड एक्स वाली टर्म एक ये रही, एक ये रही। अब इसके कोफिशिएंट देखो प्लस के साथ, और इसका कोफिशिएंट देखो जेड एक्स वाली का -2, प्लस के 7 और माइनस के 2 मतलब प्लस के 5, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस के 5 जेड एक्स। ठीक है, अब कौन सी रहेगी, एक अकेला ये बचेगा, तो ये किसी से नहीं जुड़ेगा, tan एक्स वाई जेड रह जाएगा। ठीक है, tan एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर आ गया। कॉलम मेथड से करते तो कॉलम मेथड भी मैं बता देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, कॉलम मेथड का भी देख लो। देखो कॉलम वैसे थोड़ा क्रिटिकल तो नहीं है, सही है, लेकिन कॉलम मेथड में वही है, सबसे पहले इसी को लेना पड़ेगा, तो फॉर्म के आगे वाली टर्म को ले लेते हैं। तो 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस के tan x y z। अब ये जो टर्म लिखनी है ना इसके नीचे, वो इस तरीके से लिखनी है कि जो इनके वेरिएबल है, जो इनके एक्सपोनेंट पावर है, उसके नीचे वही आना चाहिए। जैसे एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई, तो इसके नीचे क्या आएगा 3xy। वाई जेड है ना ये, तो इसके नीचे वाई जेड वाली टर्म को उठाओ उसमें से, प्लस के 5z प्लस के 5yz। जेड एक्स के नीचे वाली टर्म देखो माइनस के 7zx, और एक्स वाई जेड वाली टर्म के नीचे कुछ है क्या, नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो छोड़ दो इसको यहाँ पर। अब मैं आपसे ये अपन ने ये लगा लिया, अब इन दोनों के बीच में क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन बदल जाएंगे, यहाँ क्या है 3 के आगे प्लस है तो यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, या प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। मतलब आपको ये वाली टर्म में जो नीचे वाली टर्म बनती है उसमें आपको सबके साइन चेंज करने हैं। यदि माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। जैसे ये प्लस था तो माइनस बन गया, ये प्लस था तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब 5 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 2xy माइनस का 2, और अब देखो ये प्लस इसके नहीं रहा, ये माइनस बन गया, तो -2 -5 कितना हो गया, माइनस का 7yz माइनस के 2 और प्लस के 7, तो 7 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 5 और zx के zx, क्योंकि दोनों सेम है ना, दोनों इसमें सेम है, इसका कुछ होगा ही नहीं, तो tan x y z। समझ में आ गई मेरी बात, आंसर मैच कर लो, यही होगा सेम। तो ये कॉलम मेथड हो गया। ये देखो मैं आपको फिर से एक बार हल्का सा बताता हूँ, कॉलम मेथड में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड हो कॉलम मेथड हो, फ्रॉम के आगे वाली जो टर्म होती है सब्ट्रैक्ट में, उसको सबसे पहले लेना है, और जहां माइनस सब्ट्रैक्ट करना तो वो माइनस आएंगे। इसमें तो माइनस अंदर कर देते हैं, और इसमें लास्ट वाली टर्म को क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। आंसर देखिए इसका कैसे करेंगे, अभी भी वही सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम वाली टर्म को सबसे आगे ले लीजिए, तो 18 माइनस के 3p माइनस के 11q प्लस के 5pq माइनस के 2pq स्क्वायर प्लस के 5p स्क्वायर क्यू। ठीक है, सेकंड टर्म को हमने क्यों लिया, मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रॉम के आगे वाली जो टर्म होती है उसमें से इसको घटाना होता है। अब ये टर्म को घटाना है, तो घटाना का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन आ गया, और ये की ऐसी कैसी टर्म लिख दो, लेकिन पहले आपको क्या करना है, इस टर्म को ब्रैकेट में लिखना है। तो 4pq माइनस के 3p स्क्वायर क्यू प्लस के 5pq स्क्वायर माइनस का 8p प्लस के 7q माइनस का 10। अब देखिए 18 माइनस के 3p एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहां इसके आगे प्लस साइन है, तो कुछ चेंज इस वाले ब्रैकेट में कुछ चेंज नहीं होगा, इससे चेंज होगा क्योंकि माइनस है। माइनस p माइनस के 11q प्लस के 5pq माइनस के 2pq स्क्वायर प्लस के 5p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के 4pq, माइनस अंदर जाएगा फिर से प्लस बना देगा 3pq स्क्वायर, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस के 5pq स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 8p, माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस के 7q, माइनस इससे मल्टीप्लाई प्लस के 10। आपको लग रहा होगा काफी लंबा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टर्म्स रखनी है, सिर्फ माइनस का साइन लगा के सारे इनको माइनस करना है। लेकिन ध्यान रख लेना जहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जहां पर अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस, तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 18 18 कांस्टेंट टर्म है क्या कहीं पे, ये रहा, तो 10 और 18 कितने हो गए अपने 28, इसको रख दो कोई दिक्कत। p वाली टर्म अकेली p आ रहा है इसमें, p वाली टर्म देखो कहीं पे p अकेला कहीं है, ये रहा, तो प्लस के तो 8, अब अभी तो कोएफिशिएंट देखो प्लस का 8 है और ये माइनस का 3, तो 8 में से 3 जाएंगे 5, तो प्लस के 5p। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और कौन कौन से हो गए, ये वाले हो गए, ये हो गया ना, जैसे अपन को नीड है। माइनस का 11q, तो q वाला आ रहा है टर्म, तो q वाला देखो उसमें q को अकेला, ये रहा,
तो माइनस का 11 और माइनस का 7, आपको क्या जब टर्म्स देख लेते हो ना तब इनके क्या कोफिशिएंट देख लिया करो। तो माइनस का 11 माइनस का 7 माइनस की 18 क्यूब, ये भी हो गया, ये भी हो गया, प्लस 5 पी क्यू। तो अब की बार टर्म कौन आ रही है इसमें, पी क्यू वाली टर्म। तो पी क्यू लेना, देखो ये पी क्यू स्क्वायर है, ये नहीं है, पी क्यू ये रही, इन दोनों को लेना है। तो प्लस के 5 और माइनस के 4, तो प्लस 5 में से माइनस 4 देंगे तो प्लस 1 बचेगा। प्लस 1 का मतलब प्लस 1 लिख दो या फिर ओनली प्लस के पी क्यू भी लिख सकते हो। अब पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, तो माइनस के 2 और माइनस के 5, तो माइनस के 7 पी क्यू स्क्वायर, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं है क्या, नहीं है, ये कहीं भी नहीं है, तो इसको साइड में रख देंगे अपन, इसको साइड में रख देंगे, लास्ट में रख देंगे इसको। आगे देखो पी स्क्वायर क्यू, ये कहीं है क्या, ये भी नहीं है, तो ये दोनों आपके सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो प्लस पहले तो आ जाएगा प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस के 3 पी स्क्वायर क्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको लग रहा होगा काफी बड़ा है, बस आप एक और मेरे कंसेप्ट को वीडियो को 2 बार 3 बार 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 देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है आपको पहली बार वीडियो में देखने में आपको समझ में नहीं आया, लेकिन 2 बार इसको देख लेना, मेरे वीडियो को 3 बार देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा क्यों मैंने माइनस किया, क्यों प्लस किया, कौन सी टर्म को कैसे जोड़ रहा हूं, क्यों जोड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4,7p। मोनोमियल्स क्यों है, एक टर्म है इसमें भी 4, एक दूसरी टर्म भी कौन सी, एक ही सिंगल। ऐसा नहीं है 4 + 3 या 4 + 3x या 7p + 5pq, ऐसा कुछ और जुड़ा रहता है ना दोनों टर्म में, तो वो बाइनोमियल हो जाता है। मैंने शुरू में ही बताया मोनोमियल है, एक एक टर्म है, हमको क्या करना है, दोनों मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना, सिंपली मल्टीप्लाई 4 × 7p, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जैसे आपसे कभी कहे 2x + 2x तो कितना होता है बेटा, 4x। मैं बोलता हूं 2x + के 2y कितना होता है, सर जुड़ ही नहीं सकता, क्यों नहीं जुड़ सकता, सेम टर्म नहीं है, तो 2x + 2y। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होता है 2x × 2y क्या हो सकता है, देखो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, लेकिन x और y जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज आ जाएगा xy। समझ में आ गया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। तो यहां पे 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और p का p एज इट इज। सेकंड माइनस के 4p, 7p, इसको मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस का 4p × 7p, पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस का 4 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 = 28, तो माइनस का 28 तो एज इट इज। अब p × p क्या हो गया, p स्क्वायर। देखो क्या होता है, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तब x स्क्वायर आता है, और x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 3 है और 1 पावर ये होती, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3। समझ में आ गया ना। तो यदि यहां पर ऐसा होता कि 2p² × 3p², तो क्या आंसर आता, देखो पहले तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6, p² × p², तो p² नहीं रहेगा, p की पावर क्या रह जाएगा, 4, क्योंकि क्या होता है बेस सेम है ना इनका, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 2 और 2 4, तो p की पावर क्या होगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर कैसे करेंगे, माइनस का 4p मल्टीप्लाई किससे करना है, 7pq। कंसेप्ट ये बोलता है जोड़ रहे नहीं अपन भाई, यदि इनका एडिशन कर रहे होते हैं ना, जैसे -4p और 7pq का, तो ऐड होते, ये कभी नहीं होते ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टर्म ओनली p है और यहाँ पर टर्म क्या है, pq, तो कभी ऐड नहीं होते ना सब्ट्रैक्ट होते, लेकिन मल्टीप्लाई जरूर हो सकते हैं। तो कोफिशिएंट देखो माइनस का 4 और 7, 7 4 = 28, तो माइनस का 28, और p और pq ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो p × p तो क्या हो गया, p², और q अकेला ही है तो q अकेला रह जाएगा, p² q। देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4pq मल्टीप्लाई माइनस के 3p, पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 4 और माइनस 4 चीजें कितना होता है 12, तो माइनस का 12 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस है। अब pq और p से मल्टीप्लाई करना, अब आप एक बताओ, दोनों की बेस सेम है ना, p ये भी p है ये भी p है, तो जब दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। अब इसके ऊपर पावर नहीं तो अपन क्या मान लेंगे, 1, क्योंकि एक पावर ही होती है, 0 पावर हो नहीं सकती, इसके ऊपर 0 होती तो ये पूरा क्या बन जाता, 1 बन जाता, इसलिए पावर क्या 1 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो p³ और p को, तो 3 और 1 4, तो घात कितनी हो जाएगी, पावर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, आपको पता है ये, तो 4p को जब हम किससे मल्टीप्लाई करें, 0 से मल्टीप्लाई, जब 0 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपकी क्लियर। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। दे रखा पहला, दे रखा
पी कॉमा क्यू, है ना। तो पहले को सॉल्व करते हैं। एरिया देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तो सीधे ये देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कौन हो जाएगी आगे वाली, ब्रेड्थ कौन हो जाएगी, तो लेंथ यहाँ पे लिख दी ना, एक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं फुली। लेंथ बराबर पी यूनिट्स और ब्रेड्थ कितनी है आपकी, ब्रेड्थ है सेकंड वाली टर्म क्यू यूनिट्स। भाई जो पहली टर्म है वो तो लेंथ होगी, जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी, ब्रेड्थ। अब इसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है पी, ब्रेड्थ कितनी है क्यू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अलग अलग टर्म्स है तो सीधा सीधा चिपक जाएंगे, पी क्यू। नेक्स्ट सेकंड 10m 5n। अब यहां पर लेंथ कितनी होगी 10m, ब्रेड्थ कितनी होगी सेकंड वाली टर्म 5n। तो एरिया कितना बनेगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 10m मल्टीप्लाई 5n। हमको टर्म से मतलब है ही नहीं है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा कोफिशिएंट, तो 10 5 जा 50, m और n अलग अलग है तो ऐसे कैसे चिपक देंगे mn। ठीक है, थर्ड वाली देखो क्वेश्चन, इसमें आगे वाली कौन हो जाएगी लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पे 20x स्क्वायर, यूनिट्स लिख देना, और ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पे, ब्रेड्थ कितनी है 5y स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा यहाँ पे हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी गिवन है आपको 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर। तो फिर से मैंने वही चीज सिखाई आपको, इसमें टर्म्स को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 जो 100, एक्स स्क्वायर जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है इसी सेकंड के, तो वो मैं देख 4x स्क्वायर सॉरी 4x 3x स्क्वायर। लेंथ कितनी है इसमें, लेंथ जल्दी से देख के देखो 4x, ब्रेड्थ कितनी है इसमें जल्दी से देखो और सभी बताओ आंसर क्या है 3x स्क्वायर। तो फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगा इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या बनेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। अब आप बहुत सारा आपने मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो आप क्या देख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, 4 3 जा 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पर x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर, क्योंकि x के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही तो आपको क्या पता है 1 है। जब x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बेस दोनों की सेम है तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो 1 + 2 तो कितना आ जाएगा आंसर 3। तो आपको यहाँ पर 12x3। क्लियरिटी है, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास 3mn np, लेंथ कितनी होगी इसमें 3mn और ब्रेड्थ कितनी होगी 4np। तो एरिया क्या बनेगा यहाँ पे 3mn मल्टीप्लाई 4np, कोएफिशिएंट उठाओ 3 और 4, तो 3 4 जा 12, ये तो हो गया। अब m है क्या इसमें, नहीं है, तो m का तो m रहेगा। n है क्या इसमें मल्टीप्लाई कर, हाँ है सर है, तो n और n तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। अब p किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इनको कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक टेबल में बना हुआ क्वेश्चन है, आप बुक में देख लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उसको बनाना काफी टाइम लग जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो। अब यदि जिस बच्चे को जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से नए वीडियो में एक बार को समझाओ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझा दूंगा। ठीक है, आप उसको होमवर्क में ट्राई करें, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना। मैं आपको फिर से एक बार मल्टीप्लाई का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। कुछ भी टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना एक्स वाई से, तो डरना नहीं है। एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर की ये और 1 पावर ये, तो एक्स क्यूब तो ये हो गया। अब वाई तो किसी से मल्टीप्लाई होना ही नहीं है, तो ऐसे कैसे रह जाएगा मल्टीप्लाई पे। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई जेड, अब एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई, कोई एक्स की टर्म है नहीं, तो ये ऐसे कैसे चिपक जाएंगे एक साथ, एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, सिंपल बात खत्म। जैसे और मैं बताऊं, आपको दे दिया 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5x क्यूब, इसको दे दिया तो डरना नहीं है, पहले तो इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कोएफिशिएंट को 4 5 20। अब बात रह गई एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो देख लो यहां पर सेम क्या है, बेस है, तो पावर हो जाएगी जुड़ जाएगी 2 और 3 5, एक्स की पावर क्या आ जाएगी 5।
लेकिन सर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है 4x² मल्टीप्लाई 5y3, फिर क्या करते हैं हम, जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट तो अब भी मल्टीप्लाई होंगे, 4 5 जा 20, लेकिन यहां पर x जो बेस है वो यहां पर नहीं है, जो y यहां पर बेस है वो यहां पर नहीं है, तो एज इट इज सेम टू सेम आ जाएंगे x² y3, कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पावर मत जोड़ देना, नहीं जुड़ेगी, जहां पर बेस सेम होगा वहीं जुड़ेगी। तो ये कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन के। आंसर देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वाली टर्म कौन होगी, लेंथ। मैं एक बार इसको डिटेल में बता देता हूं, 5a यूनिट्स ऐसे लिखना है आपको। विड्थ जो है आपकी कितनी, विड्थ 3a²। अब आप कहोगे सर कहां से ले रहे हो, अरे भाई जरूरत नहीं है, आगे वाली लेंथ हो गई, बीच वाली विड्थ हो गई या हाइट हो गई, सिंपल। तो ये क्या आ जाएगी, यूनिट्स, और हाइट कितनी है यहाँ पे 7a⁴ यूनिट्स। आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो जब भी आप एरिया निकालते हो तो रेक्टेंगुलर का एरिया, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का आप एरिया निकालते हो तो हमेशा होती है लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन जब बात हो जाती है सर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालना, तो उसमें क्या आ जाएगी, उसकी हाइट भी आ जाएगी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, सेम कंसेप्ट। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 5a मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में ले लो चाहो तो, विड्थ कितनी है 3a², फिर मल्टीप्लाई, हाइट कितना है 7a⁴। मैंने जो कंसेप्ट सिखाया वो ध्यान रखना, एक ही बार में क्वेश्चन हो जाएगा। कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 7 जा 105, 105। अब दिक्कत कहां आती है सर, ये जो टर्म्स इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो ये और ए तीनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगी, एक पावर मान लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, तो एक की पावर क्या आ जाएगी 7। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है। देखो आप ये मैं सोचना मैंने कोई वीडियो को फास्ट करके एडिट करके बनाया है, ये फास्ट करके एडिट करके वीडियो नहीं बनाया, ना कोई फास्ट कोई ट्रिक करी मैंने जिससे भाई फास्ट चला रहा है वीडियो। ये ओरिजिनल वीडियो है और बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे चल रहा है, बस मेरी स्पीड तेज है कराने की, बिकॉज यहाँ पर अपने बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो कम से कम 2 से 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, बहुत धीरे समझाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा आप भी स्लो कर लेना वीडियो को, हो सकता है आपके वहां से स्पीड स्लो हो जाके आप कर सकते हो, बाकी तो ऐसे कोई जरूरत नहीं। देखिए लेंथ 2p, विड्थ 4q, हाइट 8r। वॉल्यूम क्या है अपना, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r। कंसेप्ट क्या बोलता है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, टर्म्स का एज इट इज लिखो, 2 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64। P है कि यहाँ पे नहीं है, Q है कि यहाँ पे नहीं है, R है कि यहाँ पे नहीं है, जब कोई कुछ नहीं है तो सीधे सीधे लिखो और आंसर लिखो। थर्ड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना, लेंथ कितनी होगी xy, आंसर है ये है ना, और विड्थ कितनी होगी आपकी 2x²y, हाइट कितनी होगी 2xy²। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना निकलेगा आपका, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है xy मल्टीप्लाई 2x²y मल्टीप्लाई 2xy²। देखिए कोएफिशिएंट देख लीजिए, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को 2 से करेंगे 2 2 दूनी 4, 4 तो ये आ गई। अब ये देखो x² और x, तो 1 और 2 3 और 1 4, पावर कितनी इनकी जोड़ लो, पहले x की पावर जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 1 4, x की पावर 4, y की पावर देखो 1 तो ये रही और 1 ये रही 2 और 2 ये रही 4, तो y की पावर 4 आपका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट यहीं पे। तो लेंथ होगी आपकी a, विड्थ होगी आपकी 2b और हाइट होगी आपकी 3c। तो वॉल्यूम निकालेंगे अपन, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो कितना a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c। कंसेप्ट क्या बोलता है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, या a का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 3 से करेंगे 6, तो ये 6। a अकेला लिख दीजिए, b अकेला लिख दीजिए, c अकेला c लिख दीजिए अकेला, 6ab करेक्ट। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करो इनको, तो a मल्टीप्लाई माइनस का a² मल्टीप्लाई a³। देखो माइनस से नहीं करना है, कई सारे माइनस के क्वेश्चन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो इसमें भी माइनस होता, इसमें माइनस होता और इसमें नहीं होता,
तो दोनों माइनस आपस में एक दूसरे से कट जाते, आंसर हमारा प्लस में आता। यदि माइनस इवन संख्या में है, इवन संख्या का मतलब है 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है ना माइनस, तो वो कट जाता है। और यदि वो और संख्या में आ रहा है, जैसे 1 3 5, समझ में आ गई, तो इस माइनस को कटने के लिए एक और माइनस चाहिए। और यदि कोई और माइनस नहीं है तो और मतलब आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्योंकि ये माइनस कब कट सकता है, जब एक और माइनस इसके साथ होता, तो इस माइनस को इस माइनस से काट देते तो हमारा पूरा रिजल्ट प्लस में आ जाता। लेकिन ये माइनस अब किसी से नहीं कट रहा, ना तो इसमें है माइनस ना इसमें है, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये तो हो गया आपका माइनस में आंसर। अब ए सबके बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो इसके ऊपर एक मान लीजिए, 1 और 2 3 और 3 6, तो माइनस की a की पावर 6। 2,4y, 8y स्क्वायर। क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। कंसेप्ट समझना मेरा, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। जिसने कंसेप्ट समझ लिया काम खत्म। सबके आगे कोएफिशिएंट एक है तो कोई मतलब नहीं, एक का तो एक ही रहना कोई। अब दिक्कत ये है कि x जो है इसमें देखो x कितनी बार है, एक बार ही, एक बार एक और एक, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो पावर हो जाएगी, एक और एक दो, y एक है, y एक है, यहाँ पे दो दो y हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर मल्टीप्लाई पे, और z इंटू जेड क्या हो जाएगा, z स्क्वायर। ठीक है, काम कम। सेकंड 16y2, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट, 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y2। पहला कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 द 8, 8 8 द 64, 64 को 16 से, तो पहले 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 द 64, 6 कैरी, 16 6 द 96, 96 और 6 102, आंसर आ जाएगा 1024। ये तो आपका मल्टीप्लाई करने पे आ गया जब कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो टर्म्स कौन कौन सी, वेरिएबल y y और ये भी y, तो सेम y है और कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब सब पावर जुड़ जाएगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो y की पावर 6। इनको मल्टीप्लाई करना है, देखिए a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc। कोएफिशिएंट देखो एक है, कोई फर्क नहीं, एक को 2 से किया 2, 2 3 6, 6 का देखो, एक को 2 से किया 2, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। ए कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, तो ए स्क्वायर। बी एक ही है और एक ही है, तो बी स्क्वायर। सी इससे होगा और एक इससे होगा, तो सी स्क्वायर। तो आपका आंसर ये आ गया। फिफ्थ देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m मल्टीप्लाई माइनस का mn मल्टीप्लाई mnp, ये मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट आके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक माइनस है किसी से नहीं कटने वाला। यदि ये भी माइनस दे देता तो जब ये दोनों माइनस हो जाते तो माइनस से माइनस कट जाता, तो आपका आंसर किस में आता, प्लस में। लेकिन अभी हम प्लस में नहीं आएगा, तो एक ही माइनस, तो माइनस तो पहले बाहर पटक दो। m एक ये है, एक ये है और एक ये, तो एक एक पावर है सबकी, तो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3, तो m क्यूब। अब n देखो, एक तो ये और एक ये, तो n स्क्वायर, और p अकेला सिर्फ एक ही है, तो p का p। आपका आंसर ये आ गया। इस तरीके से 8.2 एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दी। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज नंबर 8.3 पे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 8.3 का देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको यहां पर क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन। देखो अब तक हम मल्टीप्लीकेशन जो कर रहे थे वो सिर्फ मोनोमियल, यहां पर भी एक टर्म, यहां पर भी सिंगल टर्म। अब देखना डबल टर्म, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक समझ में आ गया ना पूरा आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन हमने क्या सीखा, वो ही कंसेप्ट लगाना है, 4p मल्टीप्लाई q प्लस r। देखो जब भी ऐसी टर्म आती तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले तो एक टर्म इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को इसी से मल्टीप्लाई करो। जब 4p q से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का तो 4 रहेगा, p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, p क्यू प्लस 4p अब q से मल्टीप्लाई होगा तो 4 तो 4 ही रहेगा, p का p रहेगा, क्योंकि सेम टर्म है ही नहीं है, तो 4p q और 4p r, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देखो इसको देखो, a भी ले लिया हमने और दूसरा मल्टीप्लीकेशन a माइनस b। पहले तो ए बी को इससे करेंगे, फिर ए बी को इससे करेंगे, तो जब ए बी ए से मल्टीप्लाई हो तो ए इंटू ए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 पावर, और बी अकेला ही तो बी का बी।
अब माइनस साइन आ रहा तो माइनस, अब ए भी फिर किससे होगा, बी से, तो अब यहां तो ए अकेला पड़ गया तो ए का ए, लेकिन बी दो बार आ रहे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो आपका आंसर ये हो गया। थर्ड वाला देखिए, देखिए फिर से उतार लीजिए, ए प्लस बी मल्टीप्लाई 7a² b²। पहले तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे से, फिर बी किससे होगा, इन पूरे से, तो ए इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे कैसे 7a इंटू a² तो हो जाए a क्यू, क्यों हुआ, दो और एक पावर, अब b² तो a से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन क्यों, ये वाला देखो, ये टर्म आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है ये 7a² b इधर होता और ये a प्लस बी इधर होता, तो भी हम एक को एक से मल्टीप्लाई करते हैं। अब b इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा 7a², लेकिन b इससे मल्टीप्लाई होगा तो b³ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो टर्म जिससे मल्टीप्लाई होती है तो वो टर्म उसमें भी होती है ना, तो उसमें ये देख लिया करो कि पावर जुड़ जाएगी। और यदि जैसे a का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो सिर्फ a को किससे मतलब है, अपने वाले a से मतलब, बाकी 7 और b² को छेड़ेगा नहीं, ऐसे कैसे लिख देगा। अब b का जो मल्टीप्लाई इस टर्म से होगा तो b किसको देखेगा, अपने जैसे वाले सेम को देखेगा, हाँ भाई मेरा भाई कौन सा b वाला, तो b से ही मतलब है इसको, 7a² एज इट इज रहेगा, तो b एक यहाँ दो है तो टोटल b कितना हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई करने में बता रखा है, पावर सेम, सॉरी बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, तो a² माइनस के 9 मल्टीप्लाई 4a। अब देखो पहले तो a² किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका 4 है, तो 4 का 4, a² जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो a³, माइनस का 9 इससे होगा तो 9 4 जा 36, माइनस है तो माइनस का 36 और a का a, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा। अब एक बार बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया, जब कोई टर्म पी क्यू प्लस क्यू आर, सॉरी आर पी प्लस की क्यू आर, ये जब तीनों टर्म किससे मल्टीप्लाई हो, जीरो, तो जीरो जब इससे मल्टीप्लाई जीरो में आएगा, ये इससे होगा जीरो, ये इससे होगा तो जीरो, तीन जीरो को आपस में जुड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा आंसर। इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन वाले कंसेप्ट आपको समझ में आ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या दे रखी इसमें, फर्स्ट एक्सप्रेशन मतलब फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है यहाँ पर a। सेकंड जो एक्सप्रेशन है आपका, सेकंड एक्सप्रेशन वो क्या है आपका, b प्लस सी प्लस डी, और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें प्रोडक्ट पूछ रहा है, यहां पे आपको प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो आपको ऐसी टेबल दे रखी है ये बना के, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट का मतलब है a और b, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का कंसेप्ट बता रखा है, a को ब्रैकेट में लो मल्टीप्लाई, सेकंड वाली टर्म को पूरा को ऐसे कैसे लिख दो, b प्लस सी प्लस डी, a का फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी ए बी, क्यों दोनों अलग अलग टर्म्स है, फिर प्लस का साइन आ रहा है आगे तो प्लस, a किससे मल्टीप्लाई होगा, c से, तो a इंटू सी ए सी, अब a फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा, d से, तो प्लस का ए डी, तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप ट्राई करने, एक बार करने की नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें मैंने बताया सबसे पहले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, इसका आगे कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 2 से किया, 2 2 4 जा 8, तो 8 तो हमारा यहाँ आ गया सीधा सीधा। अरे सॉरी पहले एक और क्वेश्चन को भी उतार लेते हैं आंसर में, तो a² मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई 4a की पावर 26, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले कोएफिशिएंट को देखा तो 2 4 जा 8, आपका आंसर तो 8 तो यहाँ आ गया। अब a² सभी में एक सेम है, जब मैंने आपको बताया जब तीनों में जब अपन जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारा बेस सेम आता है सीधे पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पे 2 और 22 24 24 और 26 50, तो 8a की पावर 50 आपका क्या आ गया आंसर। सेकंड वाला देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं दिक्कत, सबसे पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक काम करो इसको रफ में कर लेना कहीं पे, जैसे ये समझ लो 2/3 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस के 9/10 से, तो 3 1 जा 3 कट गया, 3 3 जा -3, ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो कितना आ गया माइनस के 3/5। तो इसका मतलब क्या है, जब हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3/5। अब x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी 3, क्योंकि एक पावर तो ये और दो ये, तो 2 और 1 3, y की पावर 1 है और 2 ये, तो टोटल y की पावर 3, तो आपका आंसर यार। मेन कंसेप्ट क्या है, कोएफिशिएंट को देखना, तो इसमें कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 3 से कट गया -3 टाइम्स, 2 से कट गया 5 टाइम्स, -3/5,
बाकी एक्स वाई को तो आपको मल्टीप्लाई करना जानते हो, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 पावर तो इसकी, 1 पावर इसकी, तो 3, और यहाँ पर वाई की देखें तो 1 पावर और 2 पावर इसकी, तो 3। इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार करने के लिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको एज इट इज ऐसे कैसे उतार देना आप, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या करना है। कोएफिशिएंट उठाओ, माइनस का 10/3 मल्टीप्लाई करना, दूसरा कोएफिशिएंट कितना 6/5। कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कटा हो तो मत काटे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो माइनस का तो 2 और 2 ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 जा -4, तो कोएफिशिएंट कितना आ गया -4। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा, -4 p आ जाएगा। p इससे मल्टीप्लाई होगा तो p की पावर कितना आ जाएगा 4, और q की पावर 3 है, यहाँ पर q है ही नहीं है तो यहाँ पर q की पावर 3 एज इट इज। y जब कोई है ही नहीं तो y भी एज इट इज। जब कोई टर्म ऐसे किसी से मल्टीप्लाई करने पर नहीं होती दूसरी टर्म में, तो एज इट इज उसको रख दिया करो। जो टर्म सेम सेम होती दोनों टर्म में, तो उसको फिर क्या कर दिया, ऐड कर दिया करो पावर को। आपका आंसर आ गया। फोर्थ देखिए, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे पता ही है, एज इट इज लिखो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। इसमें आपको दिख रहा है सबों का सभी टर्म्स का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मान लेते हैं 1 है तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, तो x की पावर कितनी आएगी 10। आपका आंसर है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, पार्ट फर्स्ट रख लेते हैं, ऐसा करते हैं काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो 8.3 एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको 3, तो क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको दोबारा करा दूंगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में ये वीडियो रहेगा आपका, पार्ट 2 में आपका जो आएगा क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 8.4 आ जाएगी। तो मेरा ये लेक्चर देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये फॉरवर्ड करो और शेयर करो इस वीडियो को, जिससे क्या नाम है, ज्यादा उनको बेनिफिट मिले। क्लास 8 के चाहे कंपटीशन वाले बच्चे हो चाहे कैसे भी बच्चे हो, सभी को उनका बेनिफिट मिले। काफी अच्छी एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि 8th वालों के लिए, कई लोगों की क्या बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो यदि इनको थोड़ा समझेंगे तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।